तो स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे और आपके E2E क्लासेस में, जहां पे हम लोग क्लास 9 के मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जहां पे हम लोगों ने इसका पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें सॉलिड के प्रॉपर्टीज, लिक्विड के प्रॉपर्टीज और गैस के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग इस लेक्चर 2 में डिफ्यूजन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन सॉलिड में कैसे होता है, लिक्विड में कैसे होता है, गैसेस में कैसे होता है, उनके कुछ एग्जाम्पल्स, ये सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, तो द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ वन अनदर ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो सीधा सा बात है, आपके पास एक सब्सटेंस है और आप उस सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स कर रहे हो ना, तो वो जो दोनों सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स है, वो क्या करेंगे, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, वो स्प्रेड हो जाएंगे और आपस में मिक्स हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, आपको एक जार में, ठीक है, हमने क्या किया है, वाटर रखा है। ठीक है, ये वाटर के सारे पार्टिकल्स, और जैसे हम कोई और पार्टिकल्स डाले ना, कोई और सब्सटेंस डाले, तो उसके पार्टिकल्स क्या हुआ, वाटर के साथ मिक्स हो गए और पूरे स्प्रेड कर गए। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, और जैसे ही कोई अनदर सब्सटेंस डाले, उसके जो पार्टिकल्स है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के पार्टिकल्स के साथ जाकर क्या किए, डिफ्यूज कर गए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है ना। या फिर आप ये भी देख लो कि यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा है, ब्रोमीन वेपर रखा है। ठीक है ना। अब जैसे ही कुछ समय के बाद हम लोग आएंगे ना, तो ऊपर वाला जो खाली टेस्ट ट्यूब है, जिसमें क्या है, एयर है, इसमें क्या है, एयर है। ठीक है ना। तो अब कुछ समय के बाद क्या होगा ना, ये जो ब्रोमीन वेपर है, उनके जो पार्टिकल्स है वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे, डिफ्यूज कर जाएंगे, और फाइनली पूरे दोनों टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या देखा कि पूरा ब्रोमीन वाटर ही भरा गया। क्यों? बिकॉज ऑफ उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, दोनों के पार्टिकल्स मोशन में होते, तो वो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज कर गए, मिक्स हो गए। समझ में आया? तो इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि और भी कुछ डिफ्यूजन्स के बारे में। जैसे डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन और मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल्स। याद रखिएगा, डिफ्यूजन जो होगा वो डिपेंड करेगा कि पार्टिकल्स का मोशन कैसा है। ठीक है, तो आप बताओ, सॉलिड और लिक्विड और गैस, तीनों में पार्टिकल्स का मोशन किसमें ज़्यादा होता है? तो गैस में ज़्यादा होता है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम लग रहा होता है। ठीक है ना। इसलिए जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का गैसेस में वो बहुत ही ज़्यादा होगा, और अगर मूवमेंट ज़्यादा होगा इसका मतलब है डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेस, स्लोअर इन सॉलिड और लिक्विड। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा फास्ट डिफ्यूजन गैसेस में होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और गैसेस में जो डिफ्यूजन होगा, लिक्विड में जो डिफ्यूजन होगा वो गैसेस से कम होगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स मोशन में तो रहते हैं, मूव तो करते हैं, लेकिन गैसेस इतना स्पीड और जल्दी में क्विकली मूव नहीं करते हैं। ठीक है ना। चलिए, और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन वो डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे। जाहिर सी बात है, अगर आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे डिफ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो डिफ्यूजन का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे आपको हम लोग बताते हैं, एग्जाम्पल्स हम आपको बताते हैं। सॉलिड का क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो उसमें डिफ्यूजन ना के बराबर होता है, ऐसा सभी को लगता है, लेकिन डिफ्यूजन होता है। आगे हम लोग देखेंगे इस पे। ठीक है, सभी को क्या लगता है कि सॉलिड में तो डिफ्यूजन होता ही नहीं है, हमने तो कहीं देखा ही नहीं है सॉलिड को डिफ्यूज होते हुए, लेकिन ऐसा बात नहीं है, होता है, उसमें भी होता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करिएगा तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज करेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि डिफ्यूजन गैसेस में कैसे होता है, किस तरह से होता है, और हम लोग ये कहाँ देखे हैं गैसेस में डिफ्यूजन होते हुए। तो पहला बात, गैसेस में बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, सारे डायरेक्शन में वो क्विकली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो
डिफ्यूज़न है गैसेस का वो उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डिफ्यूज़न कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसलिए गैसेस का डेंसिटी बहुत ही क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि उसका मास कम होता है, इसीलिए वो क्या करता है, उसका डिफ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा होता है, डिफ्यूज़न का रेट गैसेस में बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए जो लाइट गैसेस है वो जल्दी डिफ्यूज़ करते हैं और हेवी गैसेस डिफ्यूज़ जल्दी नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप लोगों ने किचन में जब भी मम्मी या कोई भी खाना बना रहा होता है तो हम लोग बहुत दूर में बैठे होते हैं, फिर भी हम लोग को उस फूड के स्मेल आ जाते हैं, ठीक है, कि हाँ चलो किचन में कुछ ना कुछ टेस्टी भोजन बन रहा है, फूड बन रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हम लोग को दूर से ही स्मेल आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो दरअसल इसका भी रीज़न डिफ्यूज़न इन गैसेस के ही वजह से होता है। क्या होता है कि जब भी मम्मी खाना बना रही होती है, ठीक है, तो वो जो उसमें से जो वेपर निकल रहा है, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन फूड इज कुक्ड सम ऑफ द सब्सटेंस इन फूड रिलीज गैसेस हैविंग द स्मेल ऑफ फूड इन देम, द पार्टिकल्स ऑफ these gases move very quickly and mix up with air by diffusion। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी स्मेल निकल रहे हैं फूड से, उनके जो पार्टिकल्स है ना वो क्या करते हैं, एयर के साथ जाके मिक्स हो जाते हैं। और आपको जैसे पता है कि एयर क्या होता है, एयर रेस्ट में नहीं होता, वो हमेशा फ्लो करते रहता है, ठीक है, वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करता है। इसलिए क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना फूड के स्मेल के, वो एयर के साथ मिक्सअप होके हम लोग के नाकों तक पहुंच जाते हैं, हम हमारे नाक तक पहुंच जाते, चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना हो, ठीक है ना। तो बस यही रीज़न है कि हम लोग को दूर बैठे ही स्मेल आ जाता है। समझ में आया कि जो पार्टिकल्स, यहाँ मेन काम है पार्टिकल्स का, ठीक है, एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्स हो जा रहे हैं, इसी को तो हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे आपने ये सब चीज़ तो बहुत कोई ने देखा होगा कि आप जब भी परफ्यूम का ढक्कन खोल रहे हो, ठीक है, कैप हटा रहे हो, तो तुरंत पूरे रूम में स्मेल भर जाता है, हाँ चलो तुमने परफ्यूम यूज़ किया है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे आप परफ्यूम खोले, ठीक है, और जैसे आप स्प्रे किए, तो परफ्यूम क्या होता है, लिक्विड में अंदर पैक होता है बोतल में, आप जैसे स्प्रे करते हैं वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस परफ्यूम के जो पार्टिकल्स है वो एयर में जो गैसेस है उनके पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, मतलब एयर में मिक्स हो जाते हैं। नॉर्मली ऐसे समझिए आप लोग, ठीक है, कि जो परफ्यूम जो स्प्रे किए उसमें से गैस निकला, उसके जो पार्टिकल्स है वो एयर के जो पार्टिकल्स है उसके साथ वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और एयर तो फ्लो करते रहता है, इसलिए क्या हुआ कि वो पूरे रूम में हमारे फैल गया, परफ्यूम का स्मेल, है ना, पूरे रूम में फैल गया। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ऐसा क्यों होता है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिफ्यूज़न इन लिक्विड के बारे में, ठीक है। लिक्विड में दरअसल जो डिफ्यूज़न होता है वो स्लो होता है अगर हम गैसेस के कंपैरिजन में बात करें, ठीक है। गैसेस में तो ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा तो डिफ्यूज़न कम ही होगा, और डेंसिटी कम होगा तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड में जो डिफ्यूज़न है वो क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि अगर हम गैसेस के कंपैरिजन में बात करें तो जो पार्टिकल्स है, ठीक है, गैसेस के वो ज़्यादा मूव करते थे, क्विकली मूव करते थे, लेकिन लिक्विड में उतने क्विकली मूव नहीं करते हैं, तो सीधा सा बात है डिफ्यूज़न तो कम होगा ही होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्या हुआ, एक हमारे पास बोतल है, हम उस बोतल में पोटेशियम पर मैंगनेट डाले तो क्या किया, वो पूरे लिक्विड में क्या किया, डिफ्यूज करिए, उसके जो पार्टिकल्स थे जो कि कॉपर कलर के हैं, ठीक है, वो क्या हुआ, इस पूरे वाटर के साथ क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। दोनों के पार्टिकल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसके पार्टिकल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके आपस में मिक्स हो गए, आपस में डिफ्यूज हो गए, ठीक है। तो पहला एग्जांपल तो ये हो गया, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है। देखिए ये आराम से स्लो 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 पूरा डिफ्यूज होगा, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देखे होंगे कि एक कोई भी कंटेनर है, किसी में भी आप पानी ले लो और उस पर इंक डाल दो, ठीक है, इंक के कुछ बूंद डाल दो, आप थोड़ी देर में क्या देखोगे, वो इंक धीरे धीरे वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगा।
सेम उस पोटेशियम पर मैंगनेट की जैसे। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, जैसे मैंने बूंद डाला इंक का, ये पूरा ग्लास में धीरे 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 क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, मिक्स हो रहा है उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ये भी क्या है, डिफ्यूजन के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। कि किस में एग्जाम्पल है, ये किसके एग्जाम्पल है, तो डिफ्यूजन इन लिक्विड के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। समझ में आया आप सभी को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं देन फिर डिफ्यूजन इन सॉलिड में, ठीक है। तो बहुत कोई को लगता है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो सॉलिड का जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही कम होता है और ना के बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, होता है। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिख दो, ठीक है, और आप उसको कुछ दिन बाद उसको रफ करोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा कि कुछ कुछ जो लिखा गया था वो रह गया है, और उसको बहुत एकदम मतलब ज़्यादा मेहनत से फिर वो हटता है, बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ भी रहता है तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिस चौक से हम लोग लिख रहे हैं ना ब्लैक बोर्ड के, उसके जो पार्टिकल्स है और जो ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स है वो आपस में डिफ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। उनके जो पार्टिकल्स आपस में थोड़ा बहुत वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है डिफ्यूज़न का, मतलब ये तुरंत नहीं होगा, ठीक है। आपको कम से कम कुछ दिन तक उसको छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि 4-5 दिन तक आप छोड़ दोगे तब वो डिफ्यूज़न होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसलिए कोई कभी कभी किन्हीं को लगता है कि सॉलिड में डिफ्यूज़न नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ भी डिफ्यूज़न होता है, ठीक है। आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी चीज़ आप ट्राई कर सकते हो स्कूल में, ठीक है। या फिर अगर आप देखोगे आप लोग का जब गर्मी छुट्टी होता होगा, ठीक है, समर वेकेशन होता होगा, तो बोर्ड पे लिखा हुआ बाद में रह जाता है तो उसको मिटाने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, क्लीन करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि आप दो मेटल के ब्लॉक है, दो मेटल के ब्लॉक आप उसको इस तरह से रख दो, ठीक है। दो मेटल के ब्लॉक को इस तरह से रख दो एक के ऊपर एक, और आप अगर कुछ साल बाद आओगे ना तो आपको क्या दिखेगा ना कि एक जो मेटल्स ब्लॉक है उनके जो पार्टिकल्स है वो दूसरे मेटल्स के पार्टिकल्स के साथ क्या किए हैं, बाउंड कर गए हैं, मिक्स कर गए हैं, डिफ्यूज कर गए हैं, ठीक है। देखिए ये एक मेटल्स के पार्टिकल्स है, जैसे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ये मेटल्स और उसके अंदर पार्टिकल्स है। अगर हम इस मेटल दूसरे मेटल्स के पार्टिकल्स के ऊपर रखेंगे ना तो इसका जो कुछ कुछ जो है ये कुछ कुछ जो पार्टिकल्स है वो इस दूसरे पार्टिकल्स के साथ क्या करेगा, डिफ्यूज कर जाएगा, लेकिन बहुत लंबा समय लगाता है। देखिए फ्यू ईयर्स, ठीक है, कुछ सालों के बाद आपको ये प्रोसेस दिखेगा। मतलब सॉलिड में बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूज़न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो इजीली मूव नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो ये फाइनली क्या हुआ, आज हम लोगों ने डिफ्यूज़न देख लिया, ठीक है ना। सॉलिड में किस तरह से डिफ्यूज़न होता है, लिक्विड में किस तरह से डिफ्यूज़न होता है, और गैसेस में किस तरह से डिफ्यूज़न होता है। आज हम लोगों ने ये सारी बातें कर ली, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब बात करते हैं टेम्परेचर के यूनिट्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है टेम्परेचर के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले क्लास, मतलब पहले वाले क्लास में, ठीक है, 7 क्लास में, 8 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो एक्चुअल यूनिट और टेम्परेचर होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा ना कि हम लोग टेम्परेचर को हमेशा ज़्यादातर लोग सेल्सियस में लेते हैं, ठीक है, कि हाँ चलो पानी मेल्ट हो रहा है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, हाँ वाटर बॉयल हो रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो मतलब हम लोग सेल्सियस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए जो कॉमन यूनिट है टेम्परेचर को नापने का, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और भी बहुत कुछ हो गया, हम लोग उसको नॉर्मली सेल्सियस में ही मेज़र करते हैं, ठीक है। जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस, है ना। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग उसको, डिग्री, ऊपर में जो 0 है वो डिग्री होता है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्लियर है आप सभी को। और जो लेकिन इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है, ये बात याद रखिएगा, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है, कैपिटल के से। तो अब ये जो केल्विन है और ये जो सेल्सियस है, ये दोनों के बीच में रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है कि जो भी केल्विन है वो अगर सेल्सियस में हम 273 ऐड कर दे तो वो डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर मेल्ट कर जाता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है आइस का। तो अगर हम इस 0 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आप ऐड कर दो 273, तो 0 के साथ 273 ऐड करोगे तो 273 ही आएगा। तो ये 273 केल्विन हो गया,
ठीक है, देखिए सेल्सियस को कन्वर्ट कर दिया ना, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 273 से इसमें ऐड कर दो तो 373 हो गया, 373 केल्विन हो गया। कितना ईजी है ना। तो ये देखिए समझ में आया आप सभी को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल। 25 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में। कैसे करोगे, अभी हमने सीखा ना, क्या सीखा कि सेल्सियस से अगर आपको केल्विन में करना है, ठीक है, तो क्या करो, ऐड कर दो। किससे ऐड कर दो, तो 273 से ऐड कर दो। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस है ना, अगर हम इसमें ऐड कर देंगे 273 तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, 73 तो 8 9 और 2 तो 298 केल्विन हो गया, है ना। कितना हो गया 298 केल्विन हो गया। देखिए हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 300 केल्विन को 300 केल्विन को सेल्सियस में करना है, मतलब उल्टा करना है। तो सीधा सा बात है, जब हम लोग सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर रहे तो प्लस करेंगे, लेकिन जब हम लोग केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है ना। माइनस क्यों करेंगे, यहाँ देखो ये क्या है, ये प्लस 273 है ना। अगर हमको ये चाहिए होगा तो ये प्लस वाला इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा कि जब हम लोग को यहाँ 300 केल्विन दिया हुआ है, अगर हम इसमें माइनस कर दें 273 केल्विन, ठीक है, तो ये हम अपने को डिग्री सेल्सियस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिग्री सेल्सियस कितना हो गया, माइनस करने पे इधर 8 इधर 7 और उधर 20 तो 27 हो गया। 27 डिग्री सेल्सियस निकल गया। कितना निकल गया, 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्लियर है, इजी है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कन्वर्ट करने वाले, ठीक है, जो कि इसी तरह से कन्वर्ट हो गए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। तो फिर बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। बात बराबर है, दोस्त या फ्रेंड्स, ठीक है। खैर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। वापस से मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूं, और डिस्क्रिप्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लिंक दिया गया है जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस के रजिस्ट्रेशन लिंक है। आप वहां जाके रजिस्टर करके हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम लोग इससे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के साथ हम लोग बात करेंगे, क्लासेस करेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।